नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 7वां। अब आगे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है गुरुदेव। आगे 15 मिनटों के भीतर सारी तैयारी कर ली गई, जो कि करीब करीब वैसा ही था जैसा कि विराट और जोशी अतुल कोठारी के घर पर देख चुके थे, सिवाय एक मिट्टी के कलश के जिसके इर्द गिर्द लाल कपड़ा लपेटकर उसका मुंह खुला छोड़ दिया गया था। ठीक 12 बजे तुम अग्नि प्रज्वलित कर देना, महाकाल बोला। जी गुरुदेव। और तुम क्योंकि उस दुष्ट आत्मा से पहले ही 2-4 हो चुके हो, तो जाहिर है कि तुम्हें यहाँ देखकर वह सहज ही भड़क उठेगा। इसलिए मैं तुम्हें आधार बनाकर ही उसका आह्वान करूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उसे इस मिट्टी के कलश में बंद कर देंगे। कोई ऐतराज? कैसी बात करते हैं? आपका हुक्म है तो इनकार कैसे कर सकता हूँ। एक और बात, यहाँ बैठे ये दोनों पुलिस वाले हमें इसलिए लेकर नहीं आए हैं क्योंकि इन्हें हम पर विश्वास है, बल्कि इसलिए लाए हैं ताकि ये बात साबित कर सके कि दुनिया में तंत्र मंत्र या भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। और हमें आज इन्हें झूठा साबित करके दिखाना है। पूरी तरह से यकीन तो नहीं है बाबा जी। अब तक खामोशी से उनकी बात सुन रहा विराट बोला, मगर आंशिक रूप से यकीन करने की वजह इस बार सामने है। इसलिए कम से कम आज रात तो हम आप पर विश्वास कर ही रहे हैं, कल का पता नहीं। इसलिए महाकाल उनकी बात को नजरअंदाज करके नकुल से बोला, हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है इस अनुष्ठान में। प्रेत कितना भी भयानक क्यों ना हो, आज उसे हर हाल में कैद करके ही दिखाना होगा। मैं जानता हूँ आप कर लेंगे गुरुदेव, क्योंकि आप नहीं कर पाया तो दुनिया में दूसरा कोई तो क्या ही कर पाएगा। बाबा ने एक बार फिर गर्वीले अंदाज में विराट की तरफ देखा, मुस्कुराया और आंखें बंद करके बैठ गया। तत्पश्चात इंतजार शुरू हो गया। आगे जो 12 बजे नकुल ने वहां सजाई गई लकड़ियों के बीच रखे एक गत्ते के टुकड़े को माचिस की तिल्ली दिखा दी, जिनमें भयानक से आग लग गई क्योंकि उन पर काफी सारा घी गिरा जा चुका था। अग्नि प्रज्वलित होते ही बाबा आंखें बंद करके बैठ गए। फिर उसने हाथ में जल लेकर बड़ा ही अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। कोला कुकरा रंग ठोपा, तेज परते टोपो टोपा, गहराए जा पथे पथे, भूत प्रेत आते जाते, इता रामे दिल्हा हंक, सत्य गुरु मोर बचन, आन बाबा बाबा आजा। इसी तरह वह एक के बाद एक जाने कौन सा मंत्र पढ़ता जा रहा था। फिर हाथ में लिए जल को पूरी ताकत से नकुल के ऊपर फेंक देता है। फेंककर गौर से उसका चेहरा ताकता है और एक नया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वह प्रक्रिया उसने कई बार दोहराई। फिर नकुल दायां बायां ऊपर नीचे और पीछे की तरफ देखने लगा। हर तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद उसने अपना रूप महाकाल की तरफ किया तो उसने पूछा, वह दुष्ट दिखाई दिया वत्स? नहीं गुरुदेव, हर तरफ शांति है। कुछ भी नहीं दिखा? दिखा क्या? लाशें। नकुल यूं बोला जैसे नींद में हो। अनगिनत लाशें, राजा रानी की, मंत्री की, सिपाही की, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको मार गया शैतान। कौन शैतान मार गया? महाकाल ने सख्त लहजे में पूछा। महाराज के दुश्मन। कौन महाराज? हवेली का मालिक चंद्रशेखर महाराज। कब की घटना है? पता नहीं, लेकिन सबकी पोशाकें बताती है कि घटना पुराने जमाने की है। अजीब से वस्त्र, तलवारें और संगीन बंदूकें भी हैं। पक्का बहुत पहले की बात है। कोई कैलेंडर ढूंढो। नहीं है। कुछ और ढूंढो जिससे उनकी मौत की तारीख का पता लगा सके। नहीं है। हर तरफ देख लिया मगर लाशों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। महाराज का प्रेत वह कहाँ है? यहाँ कोई प्रेत नहीं है। सुनकर महाकाल ने फिर से हाथ में जल लिया और नया मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। जल खोलो, थल खोलो, खोलो सबकी माया, उसी कोष की पृथ्वी खोलो, सरस्वती की दाया, सोने कोठलिया रुपया पहना, ओमे राखो पीर परान पर खड़ा रहे बाबा हनुमान, पवन सुत हनुमान। कहकर उसने जल फिर से नकुल के ऊपर छिड़क दिया। अब तुम्हारे दृष्टि का दायरा बड़ा हो चुका है। देखो, हर तरफ देखो, कहीं तो नजर आएगा। हवेली के भीतर ना हो तो बाहर देखो, आसपास जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक देखो। मत भूलो कि हमें उस दुष्ट को कैद करना है। मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा महाराज। यहाँ बस लाशें हैं।
किसी प्रेत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अपनी भांजी पर ध्यान केंद्रित करो। क्या हुआ था उसके साथ? माया जाल में फंस गई थी। शैतान ने मार डाला और इंसानों ने जला दिया। दोस्त दुश्मन बन गए, विश्वास खंड खंड होकर बिखर गया। दोस्तों ने ही तो नहीं मार दिया उसे। धुंध है गुरुदेव, हवेली के भीतर उसका कोई एहसास नहीं है। मुझे तो बस मधु की लाश ही दिखाई दे रही है, खून से सनी हुई। कई लोग उसे उठाए ले जा रहे हैं, फिर उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। फिर से कोशिश करो। नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा को तलाश करो। नहीं कर सकता। वह यहाँ नहीं है, जा चुकी है। शायद उसे कोई और ठिकाना हासिल हो गया है। महाकाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, वापस लौटा। कहने के बाद उसने लोटे से जल लेकर उसका छिड़काव नकुल पर किया तो वह एकदम से नॉर्मल दिखाई देने लगा। अजीब बात है नकुल, महाकाल बोला। आमतौर पर प्रेत अपना ठिकाना नहीं छोड़ते, उसके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं। ऐसे में मुझे हैरानी है कि वह कहीं चला गया। शनिवार को अमावस थी गुरुदेव, क्या पता वह बस उसी दिन बाहर आता हो। अगर ऐसा होता तो आज अनुष्ठान के दौरान तुम्हें हरगिज भी दिखाई नहीं दिया होता। क्या ना एक कोशिश और कर ली गुरुदेव? उसने पूछा। कोई हर्ज नहीं, तैयार हो जा। तत्पश्चात सब कुछ पहले की तरह दोहराया जाने लगा, जिसमें 15 मिनट और लग गए, मगर नतीजा इस बार भी ढाक के 3 पात वाला ही रहा। आखिरकार बाबा महाकाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसकी देखा देखी सबने अपनी जगह छोड़ दी। फिर बाबा ने वहाँ का हर कमरा देख डाला और सब पहली मंजिल पर पहुँचे। वहाँ भी ढेरों कमरे बने हुए थे, मगर जिस चीज की उसे तलाश थी वह नहीं मिली। आखिरकार छत तक होकर सब वापस नीचे लौट आए। यहाँ कुछ नहीं रखा इंस्पेक्टर। नकुल ने जिस प्रेत को देखा था वह या तो हवेली छोड़कर जा चुका है या फिर किसी ने उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी है। ये भी हो सकता है कि उस योनि में उसका समय पूरा हो गया हो। बात चाहे जो भी हो, यहाँ बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। तत्पश्चात सब बाहर निकल आए। मैं चलूं इंस्पेक्टर साहब? नकुल ने पूछा। बेशक जा सकते हैं, आने के लिए थैंक्स। सुनकर उसने हौले से गर्दन हिलाई और अपने ऑल्ट्रोज में सवार होकर निकल गया। मैं तुम्हारी दक्षिणा वापस लौटा रहा हूँ इंस्पेक्टर, कहकर महाकाल ने अपना मोबाइल बाहर निकाला। विराट सकपका सा गया। रहने दो बाबा, मेहनत तो तुम कर ही चुके हो, भले ही कोई परिणाम सामने नहीं आया, इसलिए मेहनताना समझ कर ही रख लो। मैं जरूर रख लेता अगर तुम जो करा रहे थे उसके साथ तुम्हारे निजी स्वार्थ से जुड़ा होता। मानव कल्याण के कार्य में असफल होकर मैं मेहनताना नहीं ले सकता, कहकर उसने पैसे विराट के नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। तुम रख सकते हो महाकाल, क्योंकि मैं उन पर तुम्हारा हक समझता हूँ। फिर 40,000 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी रकम भी तो नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चलता हूँ, बस 1 मिनट और। कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, नकुल को कैसे जानते हो? बताया तो, मेरा शिष्य था। उसके अलावा कुछ, जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है या अतुल कोठारी के साथ उसकी बहन की शादी क्यों मुमकिन हो पाई? देखो, उस बारे में मैं बस उतना ही जानता हूँ जितना नकुल ने मुझे बताया था। वही बता दो। दोनों भाई बहन पलवल के रहने वाले हैं। माँ बाप का साया जब सिर से उठा तो कनिका 16 साल की उम्र और नकुल 12 साल का था। आगे बहन ने ही उसकी देखरेख की। दोनों का पेट भरा। वक्त आगे बढ़ा तो लड़की ने एक जागरण मंडली ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छा भजन गाती थी और खूबसूरत तो थी ही। आगे जीवन काल में उसने ऐसी कई मंडलियां बदली और आखिरकार एक बड़े मेहनत के खेमे में पहुंच गई, जिन्हें बड़े बड़े आयोजन करके प्रवचन के लिए बुलाया जाता था। वहां जाकर लड़की पूरी की पूरी साध्वी बन गई। उसकी वाणी में ओज था और चेहरे पर ऐसा आकर्षण कि लोग बाग मंत्र मुग्ध होकर उसे सुनने लग जाते थे। वह बात मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि एक बार नकुल के अनुरोध पर उसके साथ कनिका का प्रवचन सुनने गया था। कोठारी के साथ शादी कैसे मुमकिन हो पाई उसका आगाज भी एक बड़े आयोजन के तहत ही हुआ था, जिसका बंदोबस्त लाल किला के रामलीला ग्राउंड में किया गया था। अतुल कोठारी ने उसे देखा और देखते ही उस पर आसक्त हो गया। बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन परिणति दोनों के विवाह के रूप में ही हुई थी। ये बात तुम खुद भी जानते हो। नकुल आपके पास कैसे पहुंच गए या पहले से उसे जानते थे?
सालों पहले एक बार उसके गांव गया था। तंत्र मंत्र में तब भी उसे बहुत विश्वास था और गांव के लोगों का झाड़ फूक भी किया करता था, जिससे उन्हें फायदा बराबर पहुंच रहा था क्योंकि सब उसे मान देते थे। वहीं से वह मेरे साथ चिपक गया और आगे कई सालों तक पलवल से दिल्ली तक रोज अप डाउन करके मेरे साथ तंत्र मंत्र सीखने के लिए आता रहा। आखिरी बार कब आया था? कनिका और अतुल की शादी के बाद मिठाई लेकर आया था। उसके बाद नकुल की शक्ल मैंने आज ही यहीं देखी है। अच्छा, अब एक बात जरा सोच समझकर जवाब दो कि क्या चंद्रशेखर महाराज के भूत के बारे में उसने हमसे झूठ कहा हो सकता है? क्योंकि भूत जैसी कोई बात तुम्हें यहाँ दिखी नहीं। तुम मेरे शिष्य पर शक कर रहे हो और चाहते हो कि मैं उस बात की पुष्टि करूं? ये कैसे संभव है? अरे एक सवाल ही तो पूछ रहा है महाराज, जोशी बोला। सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे देते? क्योंकि सीधा जवाब मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, हम टेढ़े वाले से ही काम चला लेंगे। तो सुनो, ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब कोई प्रेत अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और चला गया हो। हाँ, यहाँ से कोई वाहक मिल गया हो तो नहीं कह सकता। वाहक मतलब कोई शरीर जिस पर सवार होकर उसके साथ निकल लिया हो, ऐसा कुछ हुआ था? इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन नकुल ने उसे जितना शक्तिशाली बताया, अगर वह सच में उतना ही था तो जल्द ही तुम लोगों से उसके कहीं होने का परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे दुष्ट प्रेत ना तो खुद चैन से रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं। मतलब वह किसी और को भी मार सकता है, अवश्य ही मारेगा, मगर असल में जो होगा वह तुम्हें उसके वाहक का किया धरा लगेगा। डिटेल्स में कहूँ तो जिस शख्स पर वह सवार हुआ है उसके जरिए लोगों को मार सकता है, और ज्यादातर उम्मीद इस बात की है कि मरने वालों में वही लोग होंगे जो शनिवार की रात मधु के साथ यहाँ मौजूद तो रहे थे मगर जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो गए थे। क्या हो गया? उसने तभी सबको खत्म क्यों नहीं कर दिया? मेरे ख्याल से उसका इरादा लड़की को खत्म करके उसके शरीर पर कब्जा करने का रहा होगा, जिसमें विघ्न इसलिए पड़ गया क्योंकि बाकी लोग ने मिलकर उसकी लाश को तुरंत आग के हवाले कर दिया था। तुम्हें लगता है मधु के दोस्तों ने ही उसे जला दिया था? क्यों, आपको कुछ और लगता है? जबकि पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतनी सी बात तो आपकी समझ में फौरन आ जानी चाहिए कि वह कारनामा किसी प्रेत का नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी भूत में इतनी शक्ति नहीं कि वह अग्नि के जरिए किसी शव को जला सके। फिर जलाएगा ही क्यों? नहीं जलाता तो आप उसका बिगाड़ क्या लेते? ठीक कहा बाबा जी। खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच में शुक्रगुजार होना चाहते हो तो मेरी एक बात मान जाओ। क्या? तुम दोनों फिर से अपनी सूरत कभी मत दिखाना मुझे, कहकर वह अपनी ऑडी की तरफ बढ़ गया। विराट और जोशी की हंसी छूट गई। अब क्या इरादा है सर? बाबा की गाड़ी वहां से निकल जाने के बाद जोशी ने पूछा। लाख रुपए का सवाल है, जवाब भी जरूर होगा आपके पास। देखो, यहाँ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, यानी हम वहीं हैं जहाँ पहले खड़े थे। महाकाल तो एक तरह से हमें अधर में लटका गया, यानी प्रेतों का वजूद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मधु को किसी प्रेत ने मार गिराया हो सकता है और वह किसी षड्यंत्र का शिकार भी हुई हो सकती है। एक बात तो फिर भी माननी पड़ेगी सर। क्या? बाबा की नीयत बुरी नहीं है, वरना आपके पैसे वापस नहीं लौटाए होते। इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा कि अगर यहाँ सच में कोई प्रेत होता तो वह पक्का उसे अपने काबू में कर लेते। पता नहीं क्या होता यार, हमारी तो मति भ्रष्ट हो गई थी जो ऐसे कुछ करने के लिए निकल पड़े। अब तो मैं सच में ये सोचकर डर रहा हूँ कि कहीं साहब लोग को पता लग गया तो फौरन हमारी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर देंगे, जैसे हम कुछ बताने ही वाले हैं। इस बार विराट ने जवाब देने की कोशिश नहीं की। आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? वही जो इस केस से पहले हुआ करती थी। मतलब आगे यही मानकर चलेंगे कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब कि अपना पूरा ध्यान किसी साथी की तलाश में लगाएंगे, जो कि हमें पहले ही कर देना चाहिए था। और रणनीति ये होगी कि अभी और इसी वक्त से बाकी के सातों दोस्तों की निगाहबीनी शुरू कर देनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से कि उन्हें खबर ना लगे। आपका इरादा उन सबके घरों की निगरानी करवाने का है? नहीं, इतना मैन पावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि 24 घंटे 7 लोगों की
निगरानी करने के लिए कम से कम भी तो 14 लोगों की जरूरत होगी, जिसकी इजाजत एसीपी साहब हरगिज भी नहीं देने वाले हैं। फिर हम उन सबके मोबाइल पर निगाह रखेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आज के ज़माने में एक नौजवान लड़का या लड़की कहीं जाए और मोबाइल अपने पीछे घर पर छोड़ दे। मोबाइल नंबर की निगरानी तो पहले से ही चल रही है सर। उसके अलावा कुछ और कहिए। कल सुबह एक एक करके सबसे पूछताछ करेंगे। तुरंत कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तो शनिवार को जरूर आएगा। जिस तरह से उनका किरदार है उसको ध्यान में रखकर कहूँ तो अपने 2 दोस्तों की मौत से कोई सबक नहीं लेने वाले और फिर कहीं इकट्ठा हो जाएंगे वह मनुष्य गेम खेलने के लिए। क्या नाम बताया था उसका? गेम ऑफ डेथ। हाँ वही। और इस बार अगर ऐसा हुआ तो हमें उन पर निगाह रखने का मौका सहज ही हासिल हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कातिल बचकर कहाँ जाता है। आपको लगता है अभी कुछ और कत्ल हो सकते हैं? हाँ यही लगता है, जिसे होने देने से हर हाल में रोकना ही होगा हमें। यानी अभी कुछ नहीं करना है ना? क्या घर चलकर एक गहरी नींद मारनी है? तत्पश्चात दोनों फॉर्च्यूनर में सवार हो गए।